Hello everyone, I am Vishal Misra. In this video, I am explaining privatization in India. So let's start our video. So firstly, we have to know about what is privatization. तो पहले हमें यह जानना होगा कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। तो हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इट हैपन व्हेन मोर देन 51% of the shareholding of the government transferred to the private hands. I repeat once again. जब more than 51% शेयर होल्डर्स गवर्नमेंट सेक्टर के या गवर्नमेंट के वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसी भी प्राइवेट हैंड्स को या प्राइवेट सेक्टर या हम बोल सकते किसी भी प्राइवेट कंपनी को, तब वहां पे जो प्राइवेटाइजेशन रहता है वो हैपन होता है। मतलब वहां पे प्राइवेटाइजेशन शुरू होता है, स्टार्ट होता है और लागू होता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इंडिया में जो गवर्नमेंट ला रही है क्या वो सही है, तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये तो हमने जाना कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन को ला रही है। अब यहां पे इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो रेलवे सेक्टर में और यूपी पीसीएल में प्राइवेटाइजेशन को ला रही है, क्योंकि यही तो ऐसे इस वक्त के करंट सिचुएशन में ऐसे दो सेक्टर है जहां पे प्राइवेटाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं बात करूंगा पहले रेलवे की। तो रेलवे में प्राइवेटाइजेशन जो है वो लगभग तय है कि वो आएगा ही आएगा। और वो जो है कि रेलवे में जब प्राइवेटाइजेशन होगा या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आएंगी, अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगी, तो उनके पास 109 रूट्स पर ही सिर्फ ट्रेन चलाने की अनुमति उनको दी गई है, जो कि 2030 तक ही है और लाइफ टाइम के लिए उनके पास ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर रेलवे प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसके क्या मेरिट्स हैं, फिर हम डीमेरिट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो मेरिट्स में हम बात ये करेंगे कि अगर रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो जाता है पूरी तरीके से, तो यहाँ पे जो हमारा करंट सिचुएशन का जो रेलवे है, जिसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है IRCTC, उस पर से बहुत सारा जो लोड पड़ा है, जो बहुत सारा ट्रैफिकिंग हो जाती है, किसी भी अगर हम टिकट को करंट टिकट को बुक करते हैं या हम अपनी जर्नी को प्लान करते हैं उसके लिए टिकट बुक करते हैं, तो उस पर बहुत सारा जो प्रेशर है, जो लोड है वो कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ट्रेन जो 109 रूट पे चलेंगी और जो ट्रेनें उस रूट पे ऑलरेडी चल रही हैं, तो हमारे जो लोकल पैसेंजर हैं उनको भी बहुत ज्यादा राहत होगी। राहत कैसे होगी कि अगर हम एक टिकट को प्रेजेंट टाइम में बुक करते हैं तो उसपे बहुत कम चांसेस है कि वो हमारा कंफर्म टिकट हो जाए, क्योंकि लोड इतना ज्यादा है, ट्रैफिकिंग इतनी ज्यादा है, डिमांड्स बहुत ज्यादा है, बट जो हमारे पास करंट टाइम में जो ऑप्शन है वो बहुत ही कम है। इसीलिए जब कभी भी हम कोई भी टिकट को बुक करते हैं तो हमेशा ही वो वेटिंग में होती है करंट, और फिर करंट बुकिंग करें या हम अपने आगे की जर्नी के लिए भी टिकट बुक करें तो वो हमारे हमेशा ही वेटिंग में आती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर और सारी ट्रेनें आएंगी और सारी कंपनियां आएंगी तो और सारी वेबसाइटें बनेंगी IRCTC की तरह ही, जहां पे हम अपनी जर्नी के लिए टिकट्स को बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ये निकल के आती है। दूसरी बात ये है कि जब और कंपनियां आएंगी, जो करंट सिचुएशन में या करंट टाइम में जो रेलवे सेक्टर है उसकी मोनोपोली लगभग खत्म हो जाएगी। मोनोपोली जब खत्म हो जाएगी तो जब और कंपनियां आएंगी तो उनमें एक कंपटीशन होगा कि वे ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएं, जिससे कि जब वो नई कंपनियां आएंगी तो और जो पैसेंजर है वो इस करंट टाइम में जो चल रही रेलवे की सेक्टर है उससे वो उन प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाए। तो इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हमें फैसिलिटीज देती हैं वो उनके दाम जो है वो, जहां प्राइसिंग बोल सकते हैं, वो कम हो जाए, क्योंकि और भी साधे कंपनियां आएंगी, वो पैसे इन्वेस्ट करेंगी, हमारे पास और भी ज्यादा साधन उपलब्ध हो जाएंगे, तो हम अपने
किसी भी तरीके की जो हमें दिक्कत होती है अपनी जर्नी के दौरान वो हमें नहीं होगी। अब हम बात करते हैं जो यूपी पीसीएल में प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी, उसके लिए हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है उसने इस चीज को प्रस्ताव को रखा। तो यहाँ पे जो हमारे यूपी पीसीएल के कर्मचारी हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, उन्होंने इस चीज के पूरी तरीके से विरोध कर दिया। तो इस कारण ये जो चीज थी प्राइवेटाइजेशन यूपी पीसीएल में आने के लिए वो लगभग अभी करंट सिचुएशन में टाल दी गई है लगभग 6 मंथ के लिए, लेकिन वो भी आने वाले टाइम पे वो होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन आता है तो यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो करंट टाइम के हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, वो किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा लेजीनेस दिखाते हैं, टाइम पे वर्क अपने कंप्लीट नहीं करते क्योंकि उनके ऊपर किसी भी तरीके का खास प्रेशर नहीं रहता, और जिससे कि हमारी आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कंपेयर के तौर पे अगर हम देख सकते हैं, अगर एक प्राइवेट बैंक है वहां पे आप जाइए और वहां के एम्प्लॉयज और वहां के लोगों के काम करने का तरीका, और किसी अगर हम गवर्नमेंट बेस्ड बैंक में जाते हैं तो वहां के जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनके काम करने का तरीका में आप खुद इस बात को देखेंगे कि जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये तो बात हुई, अगर ये सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन होगा तो उससे हम देखेंगे कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा, वो भी अपने काम को सही समय पर और सही तरीके से करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसकी डीमेरिट्स होती हैं। तो अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो इस चीज की हम बात कर रहे हैं डीमेरिट्स की, उससे पहले हमें यह बात जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कब हुई और ये सबसे पहले कब लागू हुआ, और बाद में ये चीजें कम हो गई और फिर आज की सिचुएशन ये आ गई कि सरकार फिर से इंडिया में जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनमें प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है। तो हम बात करते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था तब लोगों के पास जो उनका प्रमुख व्यवसाय था वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड था, तो उस वक्त लोगों के पास पैसे भी उतने नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे सरकार अपने यहाँ कंपनियां को स्टेबलाइज करना चाहती थी तो उसमें जो कंपनियां आती थी उनपे पूरा का पूरा शेयर होल्डिंग और उनकी पूरी देख रेख, कैसे उनको ट्रेड करना है, कैसे उनको बिजनेस चलाना है, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में रहता था। गवर्नमेंट उस चीजों को पूरी तरीके से कंट्रोल करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, इंडिया की जो जीडीपी थी, मैं देश आजाद होने के समय की बात कर रहा हूं, उस समय जब जैसे जैसे इंडिया की गवर्नमेंट उस समय पूरी जितनी भी कंपनियां थी उन सबको अपने कंट्रोल में रखती थी, उनका सारी ट्रेड को रखती थी, तो इससे क्या हुआ कि इंडिया की जो जीडीपी थी वो बहुत तरीके से नीचे आने लगी। तब 1991 में जो हमारे उस टाइम के जो जीडीपी के एक्सपर्ट माने जाते थे जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने डिसाइड किया और उन दोनों लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके हमारे गवर्नमेंट को, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसको सलाह दिया कि वह क्यों ना इंडिया में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत करे। तो उस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने और जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको कहा कि वो आए इंडिया में अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो कुछ तब भी वहां पे इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन की छूट नहीं दी, वो कुछ हिस्से को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे और कुछ हिस्से को वो कंपनी को भी शेयर देते थे ताकि इससे कंपनी का भी प्रॉफिट हो और गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हो। तो इस तरीके से इंडिया की जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो की। लेकिन आज जैसे जैसे हम 2020 में आ चुके हैं और इस वक्त इंडिया में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां जिनके पास अच्छे खासे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं, तो सरकार जो इस समय करंट सिचुएशन है पैंडेमिक के कारण हम देख रहे हैं कि जीडीपी कितनी तरीके से बुरी हाल में है, जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो रही है, जीडीपी हमारी लगातार डिक्रीज कर रही है। तो उस कारण जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसने फिर से प्राइवेटाइजेशन की तरफ देखा है। तो ये तो मैंने हिस्ट्री बताई आपको प्राइवेटाइजेशन की। अब मैं डीमेरिट्स की बात करता हूं। डीमेरिट्स में ये होता है कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचती हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप आए हैं तो आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप प्रॉफिट ही कमाना चाहेंगे। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं उन्हें जनता से कोई भी मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं। लेकिन अब करंट सिचुएशन ऐसी हो गई है कि गवर्नमेंट भी इस बात को पूरी तरीके से देखती है कि
कहीं जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो अपने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जनता के प्रति बहुत ज्यादा बेईमान नहीं हो गई है। बेईमान मैं नहीं कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा जनता के प्रति उनको जनता के भलाई के बारे में वो ना सोच के सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोच रहे, क्योंकि अब की जो गवर्नमेंट है उनके पास बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिससे वो उस चीज को कंट्रोल कर सकती है। तो मेन जो डिमेरिट्स था प्राइवेट कंपनियां का वो सिर्फ यही रहता था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचती थी और जनता के भले के बारे में वो नहीं सोचती थी। वो सोचती थी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो ये सबसे बड़ी डिमेरिट्स थी। लेकिन आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट है उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, उनके ऐसे रूल्स हैं जिनको कंपनी को उस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है और उन्हें कस्टमर या जो जनता है उनके बारे में भी पूरी तरीके से सोचना पड़ता है। तो ये तो मेरी पूरी तरीके से राय थी जो कि प्राइवेटाइजेशन इंडिया में होने जा रहा है और क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।